गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की साइंस, जिसमें अपना लेसन शुरू किया था अपने अनुवांशिक एवं जैव विकास। ठीक है, जिसमें कल के वीडियो में अपन ने पढ़ा था आनुवांशिकता के बारे में और आनुवांशिकता की कार्यविधि हमने पढ़ी थी। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं लिंग निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, तो लिंग निर्धारण क्या होता है, कैसे होता है, वो अपन इसकी चर्चा करेंगे। अपन लिंग निर्धारण, ठीक है, लिंग निर्धारण क्या होता है। ठीक, तो देखिए कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण निषेचित अंडे युग्मनज के उष्मायन ताप पर निर्भर करता है। अब कुछ जो प्राणी होती हैं जो अंडे देते हैं, ठीक है, पक्षीन वगैरह, वो आपको पता होगा वो अंडे देने के बाद क्या होती है, मादा उन पर बैठी रहती है, उन अंडों पर बैठी रहती है। वो क्यों? वो इसलिए ताकि वो अंडे पक सके और उनमें लिंग का निर्धारण होता है। अब उन ताप पर निर्भर करता है कि कितनी देर तक अपन ताप देते हैं वो पक्षी उन अंडों को, उससे हमें पता चलता है। उस पर निर्भर करता है कि जो अंडे से चूजा निकलेगा वो नर होगा या मादा होगी। ठीक है, तो कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण इस प्रकार से होता है। कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है? लिंग का निर्धारण निषेचित अंडे निषेचित जो अंडा होता है, निषेचित अंडे या युग्मनज के उष्मायन ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, निर्भर करता है। मानव में लिंग निर्धारण आनुवांशिक आधार पर होता है। मानव में लिंग निर्धारण आनुवांशिक आधार पर होता है। जो मानव में होता है वो लिंग निर्धारण आनुवांशिक आधार पर होता है। हमने पिछले वीडियो के लास्ट में पढ़ा भी था। क्या पढ़ा था अपन ने? हमने ये देखा था कि लिंग निर्धारण मानव में कैसे होता है। तो मानव में जो ये लिंग निर्धारण होता है वो आनुवांशिक आधार पर होता है। और आनुवांशिक आधार कौन सा है? डीएनए। ठीक है, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है? आनुवांशिक आधार पर होता है। ठीक है, अब देखिए जो कल प्रक्रिया अपन ने देखी थी वो भी अपन वापस देख लेते हैं। ठीक है, जो मानव में जो ये नर होता है, ठीक है, या अपन इसको सिंपली लिखते हैं पुरुष, और ये है महिला। ये दोनों है जनक, यानी अपन पुरुष महिला नहीं, इसको माता पिता ही लेते हैं, पिता, और ये है हमारी माता। ठीक है, अब देखिए, और ये जनक होते हैं, पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, अब पिता के अंदर जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, टोटल कितने पाए जाते हैं? 23 जोड़े पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें से जो 22 जोड़े होते हैं वो होते हैं कायिक गुणसूत्र होते हैं। कायिक गुणसूत्र होते हैं 22 जोड़ी दोनों में। ठीक है, लेकिन एक जो 23वां गुणसूत्र होता है, एक जोड़ी, वो होता है XY इधर, और इधर होता है XX, और वो क्या कहलाता है? वो लैंगिक गुणसूत्र कहलाता है। लैंगिक गुणसूत्र कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, लैंगिक गुणसूत्र कहलाता है। ये 23वां लैंगिक गुणसूत्र का मतलब होता है, ये जो 23वां गुणसूत्र का जोड़ा होता है वो लिंग निर्धारण करता है। ठीक है, अब अपन इनके बीच क्रिया करवाते हैं कि मैथुन जब होता है और जो शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो उसके अंदर जो युग्मनज बनता है वो आगे जाके लड़के में विकसित होगा या लड़की में विकसित होगा। उनमें लिंग का निर्धारण कैसे होता है वो अपन देखते हैं। ठीक है, तो देखिए
x और y इनके युग्मनज अपन अलग कर लिए, इसके अलग कर लिए, ठीक है, अलग अलग हो गए। इस x की क्रिया अपन इससे करवाते हैं तो हमें प्राप्त क्या होगा, ये एक और ये एक x मिलके क्या बनेगा, ये दूसरा। फिर इस x की क्रिया अपन इससे करवाते हैं, दूसरे वाले जो माता होती है उसके दूसरे गुणसूत्र से करवाते हैं। इस x गुणसूत्र की क्रिया दोनों से पहले पहले करवाते हैं तो दोनों ही x वाले प्राप्त होते हैं। फिर इस y गुणसूत्र की क्रिया अपन इस x से करवाते हैं, ये। फिर इस y गुणसूत्र की क्रिया अपन इस x से करवाते हैं, ये, ठीक है, ये इस प्रकार से। ओके, ठीक है। तो ये हमें क्या प्राप्त होती है, F1 पीढ़ी प्राप्त होती है, पेरेंट्स संतति हमें प्राप्त होती है, ठीक है। ये संतति है, यानी जो बच्चे हैं। अब आप इसको देखकर बता सकते हैं क्या है, ये लड़का है या लड़की है। देखिए दोनों ही X गुणसूत्र हैं। X गुणसूत्र किसमें होते हैं, माता में, यानी ये महिला है, ये लड़की है, ठीक है। ये जो बच्ची पैदा हुई वो लड़की है, ये जो बच्चा पैदा हुआ वो भी क्या है, लड़की। इसमें है XY गुणसूत्र और इसमें भी XY गुणसूत्र। ये क्या है, XY गुणसूत्र किसमें होते हैं, पिता में, मतलब ये जो पैदा हुआ है वो लड़का है, ये जो पैदा हुआ वो भी क्या है, लड़का, ठीक है, इस प्रकार। तो अब कौन सा लड़का होगा, कौन सी लड़की होगी, इस लिंग का निर्धारण कौन कर रहा है आपके हिसाब से, किसके द्वारा हो रहा है? क्या मां का इसमें कोई है रोल? नहीं, इसमें सिर्फ पुरुष के वाई गुणसूत्र का रोल है, यानी पिता के वाई गुणसूत्र का रोल है। सब जिम्मेदारी किसकी है, उत्तरदायित्व किसका है, लड़का लड़की होने का, वो होता है सिर्फ पिता का, ठीक है। अगर पिता का वाई गुणसूत्र आता है पिता की तरफ से और माता का तो एक्स ही आएगा। पिता का अगर वाई गुणसूत्र आता है तो वो तो बनेगा लड़का, पिता का अगर एक्स गुणसूत्र आता है तो लड़की बनेगी। तो लिंग का निर्धारण इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम ये साबित कर सकते हैं, ये प्रूफ कर सकते हैं कि माता का इसमें कोई निर्धारण, कोई रोल ही नहीं होता है लिंग निर्धारण में, ठीक है। सिर्फ रोल किसका होता है, पिता का। लेकिन मैंने कल भी आपको बताया कि जैसे अंधविश्वासों से भरे हुए हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि जो बच्ची होती हैं, जो लड़की होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, वो किस पर निर्भर करती हैं, किसके कारण होती है, मां के कारण होती है। तो इससे जब लड़कियों को क्या एक बोझ समझा जाता है, पुराने शहरों में तो नहीं होता है, जो पुराने गांव है, ठीक है, वहां पर जो अंधविश्वास है, जो पुरानी सोच है, उस हिसाब से, ठीक है। और आज के समय तो लड़का लड़की में फर्क नहीं किया जाता है, ठीक है। देखिए, तो ये लड़की जो जन्म लेती है वो किस पर माना जाता है पुराने जमाने के लोगों में, ठीक है। अंधविश्वास क्या है कि वो सिर्फ माता के कारण होता है, वही लड़की पैदा करती है, वही लड़का पैदा करती है, तो सारी जिम्मेदारी पैदा लड़की हुई है, लड़की को सही नहीं मानते हैं, ठीक है। तो वो सोचते हैं कि लड़की पैदा हुई तो मतलब इसमें फिर उन पर क्या होता है, माता पर अत्याचार किया जाता है। तो उनको अपन ये बता सकते हैं कि भाई लड़की, माता का कोई रोल नहीं, उसमें सिर्फ पिता का रोल है, ठीक है। जिम्मेदारी पिता की है कि भाई लड़का होगा या लड़की होगी, ठीक है। तो ये इस प्रकार से, इस पर मैंने आपको पहले कल अच्छे से बताया, ठीक है। अब ये लिखते हैं अपन इसको, ये पूरी प्रक्रिया लिखते हैं, ठीक है। देखिए, मानव में कुल 23 गुणसूत्र युग्म या जोड़े पाए जाते हैं, ठीक है। मानव में कुल 23 गुणसूत्र युग्म या जोड़े पाए जाते हैं, गुणसूत्र जोड़े पाए जाते हैं, ठीक है। फिर देखिए, माता व पिता में क्या होते हैं, 22 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। युग्म एक समान होते हैं, जिन्हें अपन कायिक गुणसूत्र युग्म कहते हैं, कायिक गुणसूत्र युग्म कहते हैं। 23 में से जो 22 जोड़े होते हैं, यानी टोटल जो 44 गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, वो एकदम समान होते हैं, ठीक है। और वो शरीर की रचना में काम आते हैं, ठीक है। माता व पिता में 22
गुणसूत्र युग्म माता व पिता में क्या होते हैं, 22 गुणसूत्र युग्म समान होते हैं, ये कायिक गुणसूत्र युग्म कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, कायिक गुणसूत्र युग्म कहलाते हैं तथा ये इन गुणसूत्रों का क्या निर्धारित करते हैं, ये कायिक संरचना का निर्धारण करते हैं। ये कायिक, जिसे अपन कहते हैं शारीरिक संरचना के निर्धारक होते हैं। ठीक है, निर्धारक होते हैं, शारीरिक संरचना का निर्धारण करते हैं। ठीक है, इसके अलावा 23वां जो गुणसूत्र जोड़ा होता है, 23वां गुणसूत्र युग्म माता पिता में अलग अलग होता है, जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। 23वां गुणसूत्र युग्म माता पिता में अलग अलग होता है, जिसे लिंग, जिसे क्या कहते हैं अपन, लिंग गुणसूत्र युग्म कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र युग्म कहते हैं। ठीक है, अब देखिए पिता में इस लिंग गुणसूत्र पिता में जो लिंग गुणसूत्र होता है उसको सामान्यतः कैसे दर्शाते हैं, एक्स वाई से। देखिए पिता में जो लिंग गुणसूत्र होता है उसको सामान्यतः एक्स वाई से, और माता में जो लिंग गुणसूत्र होता है उसको एक्स एक्स से दर्शाते हैं। ठीक है, पिता के लिंग गुणसूत्र युग्म को एक्स वाई से तथा माता के लिंग गुणसूत्र युग्म को एक्स एक्स से दर्शाते हैं, एक्स एक्स से दर्शाते हैं। ठीक है, एक्स एक्स से दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखिए पिता की बात करें अपन, तो पिता का जो एक सामान्य आकार का एक्स गुणसूत्र होता है, पिता का जो एक्स गुणसूत्र होता है वो सामान्य आकार का होता है, और एक बड़ा आकार में बड़ा होता है, वो कौन सा होता है, छोटा आकार का वाई होता है। आकार में जो छोटा होता है वो वाई होता है। ठीक है, पिता में एक सामान्य आकार का एक्स गुणसूत्र तथा एक सामान्य आकार से छोटा क्या होता है, वाई गुणसूत्र होता है, वाई गुणसूत्र होता है। क्या होता है, वाई गुणसूत्र होता है। ठीक है, देखिए माता में जो लिंग गुणसूत्र युग्म में दोनों सामान्य आकार के क्या होते हैं, एक्स होते हैं, दोनों ही सामान्य आकार के होते हैं। माता में लिंग गुणसूत्र युग्म में दोनों सामान्य आकार के एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं, एक्स एक्स गुणसूत्र
गुणसूत्र होते हैं, दोनों ही सामान्य आकार के होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा। ठीक है, उसके बाद आप ये बना लेना, इसके पीछे स्क्रीनशॉट ले अभी तो आप इसका। देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे अपन देखते हैं अब इनके बीच क्रिया कैसे होती है। कैसा देख तो लिया अपन ने भाई, कैसे लड़का लड़की का निर्धारण, लिंग निर्धारण कैसे होता है। अब उसको वर्बल यानी अपन वर्डिंग में लिखेंगे कि अपने नोट्स के रूप में अपन को कैसे लिखना है। अगर सवाल पूछ लिया जाए कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, वो आप समझाइए। तो समझाने के लिए सिर्फ तो समझाना सही नहीं होगा ना, उसके साथ अपन ने लाइनें भी लिखनी पड़ेगी। तो वो लाइनें अपन को क्या लिखनी है, कैसे लिखनी है, वो अपन देखते हैं। ठीक है, देखिए सभी बच्चे चाहे वह लड़का हो या लड़की अपनी माता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। चाहे लड़का पैदा हो या लड़की पैदा हो, माता से तो कौन सा गुणसूत्र आएगा, एक्स गुणसूत्र ही आएगा। सभी लड़के, सभी बच्चे चाहे वह लड़का हो या लड़की माता से तो एक्स गुणसूत्र ही प्राप्त करते हैं। माता से तो क्या करेंगे, एक्स गुणसूत्र ही प्राप्त करते हैं। माता से तो वो एक्स गुणसूत्र प्राप्त ही करेंगे, दूसरा कोई भी प्राप्त नहीं करेंगे। ठीक है, अतः बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है, बच्चों का लिंग निर्धारण केवल इस बात पर निर्भर करता है कि उनके पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है, उनके पिता से कौन सा किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। अतः मानव में लिंग निर्धारण, मानव में लिंग निर्धारण केवल इस बात पर निर्भर करता है कि पिता से कौन सा तथा किस प्रकार का, कौन सा तथा किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ, किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है, किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, यदि पिता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त होता है, ठीक है, तो वो माता के एक्स गुणसूत्र के साथ मिलकर एक्स एक्स गुणसूत्र का जोड़ा बनाता है और वह लड़की होती है। ठीक है, यदि पिता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त होता है तो एक्स एक्स गुणसूत्र का जोड़ा बनता है तथा लड़की जन्म लेती है। ठीक है, तथा वह क्या होती है, लड़की होती है, लड़की प्राप्त होती है, लड़की जन्म लेती है। ठीक है, और यदि पिता से वाई गुणसूत्र प्राप्त होगा तो एक्स वाई गुणसूत्र का जोड़ा बनता है। ठीक है, यदि पिता से वाई गुणसूत्र प्राप्त होता है तो एक्स वाई गुणसूत्र का जोड़ा बनता है तथा लड़का जन्म लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार अपन समझ सकते हैं कि भाई जो लड़का होगा या लड़की होगी वो किस पर निर्भर करता है, वो हमारे सिर्फ और सिर्फ पिता पर निर्भर करता है।
ठीक है, ये तो था हमारे जो इस अध्याय का पहला पार्ट आनुवांशिकता। अब जैव विकास अपन देखते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो आपके अपने लेसन का नाम जैव विविधता नहीं है, जैव विकास है। ठीक है, जैव विकास। अब जैव विकास कैसे होता है वो अपन देखते हैं। ठीक है, अब जीवों का विकास कैसे होता है, जैव विकास कैसे हुआ वो अपन देखते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नए से ही शुरू करते हैं अपन इसको, बोर्ड को क्लियर करके। ठीक है, विकास अगला है हमारा, विकास पे अपन बात करते हैं, जैव विकास, विकास। ठीक है, देखिए जनन प्रक्रिया में जो विभिन्नता की प्रवृत्ति निहित होती है, जनन प्रक्रिया जो होती है उनमें विभिन्नता की प्रकृति निहित होती है, जो डीएनए प्रतिकृति में त्रुटियां या लैंगिक जनन दोनों से उत्पन्न होती हैं। जो या तो डीएनए प्रतिकृति होती है उसमें त्रुटि हो जाए, ठीक है, सही ढंग से डीएनए की कॉपी ना हो तो भी उनसे विविधता उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि अगर है जैसे सेम 2 कॉपी डीएनए की कॉपी जो तैयार हो रही है वो 2 कॉपी है, पुराने वाले डीएनए की एकदम समान है तो कोई विविधता नहीं आएगी। लेकिन डीएनए की प्रतिकृति में अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाए तो इससे विविधता उत्पन्न होती है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, लैंगिक जनन से, दोनों से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो जनन प्रक्रिया में विभिन्नता, जनन प्रक्रिया में विभिन्नता, जनन प्रक्रिया में जो विभिन्नता होती है, ठीक है, कि प्रवृत्ति निहित होती है, कि प्रवृत्ति निहित होती है। जो जनन प्रक्रिया होती है उसमें ही क्या होता है, उस जनन प्रक्रिया में ही विभिन्नता के विविधता आएगी कि नहीं आएगी, वो प्रवृत्ति निहित होती है, प्रवृत्ति निहित होती है। ठीक है, प्रवृत्ति निहित होती है तो जो क्या होती है, जो डीएनए की प्रतिकृति में त्रुटियों और लैंगिक जनन दोनों से उत्पन्न होती है। यह विविधता किससे उत्पन्न होती है, यह जो डीएनए प्रतिकृति में त्रुटियों तथा और क्या होता है, तथा लैंगिक जनन दोनों विधियों से उत्पन्न होती है, दोनों से ही उत्पन्न होती है, दोनों से ही ये विविधता उत्पन्न होती है, दोनों से उत्पन्न होती है, दोनों से ये विविधता क्या होती है, उत्पन्न होती है। ठीक है, आगे देखिए, किसी समष्टि में जो उत्पन्न होने वाली विभिन्नता की वंशागति से जीन की आकृति पीढ़ियों में बदल जाती है और एक नई समष्टि का विकास होता है। जो किसी समष्टि में उत्पन्न होती है वो विभिन्नता, वो कैसे होती है, इससे क्या होता है, विभिन्नता की वंशागति में जीन की आवृत्ति बदल जाती है। ठीक है, आवृत्ति बदल जाती है, जीनों की आवृत्ति बदल जाती है। जीन क्या होते हैं, या तो थोड़े कम आते हैं या ज्यादा आते हैं, जिससे क्या होता है, एक नई समष्टि का विकास हो जाता है। जैसे पुरानी वाली समष्टि में मान लो 24 जीन थे, ठीक है, आगे वाली जो किस्म हमें प्राप्त हुई उसमें भी 24, लेकिन इससे आगे वाली 22 रह गए, 22 ही जीन प्राप्त हुए। तो ये आगे वाली को क्या देगा, इससे 24 प्राप्त हो, इससे 24 प्राप्त हो, लेकिन इसमें यहां पर आते होते किसी कारण बस 2 जीन खत्म हो। ठीक है, फिर ये आगे वाली को 24 तो दे नहीं सकता, ये भी आगे 22, फिर ये आगे 22, ये आगे 22। ठीक है, तो आगे के आगे फिर 22 से 24 नहीं हो सकते, तो ये 22 वाली इस 24 वाली से क्या होगी, एक समान होगी नहीं, क्योंकि इनमें जीन भी अलग अलग है, संख्या में बराबर नहीं है, समान कैसे होगी। तो ये क्या हो जाती है, फिर एक नई किस्म में विकसित हो जाती है, नई समष्टि बना लेती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए, किसी समष्टि में उत्पन्न विभिन्नता की जो वंशागति होती है, ठीक है, कि वंशागति का जीन की आवृत्ति पीढ़ियों में बदल जाती है। ठीक है, किसी समष्टि में, किसी
समष्टि में उत्पन्न विभिन्नता, किसी समष्टि में उत्पन्न विभिन्नता समष्टि में उत्पन्न विभिन्नता की वंशागति से जीन की आवृत्ति पीढ़ियों में बदल जाती है। जीन की जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति पीढ़ियों में बदल जाती है। पीढ़ियों में क्या होती है? बदल जाती है तथा एक नई समष्टि का विकास होता है। बदल जाती है तथा एक नई समष्टि का विकास होता है। एक नई समष्टि का क्या होता है? विकास होता है। ठीक है, देखिए जो विभिन्नताएं पर्यावरण की परिस्थितियों के अनुकूलन दर्शाती है। अब जीन परिवर्तन हो गया, नई समष्टि का विकास हुआ, विभिन्नताएं आ गई। अब जो विभिन्नताएं क्या होती हैं, जो परिवर्तन आया है, वो परिवर्तन पर्यावरण की परिस्थितियों से अनुकूलन दर्शाता है। अगर पर्यावरण की जो परिस्थितियां है उसके साथ वो एडजस्ट हो जाता है, अनुकूलन दर्शाता है, तो वे समष्टियां पनपती है और विकसित होती है। जो दर्शाता है पर्यावरणीय परिस्थितियों के साथ अनुकूलन, वो तो समष्टियां विकसित होती हैं, पनपती है, अच्छे से रहती है। ठीक है, जो विभिन्नताएं पर्यावरण के परिस्थितियों से अनुकूलन दर्शाती हैं, जो विभिन्नताएं पर्यावरण की परिस्थितियों से अनुकूलन दर्शाती हैं। जो विभिन्नताएं पर्यावरण की परिस्थितियों से अनुकूलन दर्शाती हैं, वे समष्टियां पनपती हैं और विकसित होती है। वे समष्टियां क्या करती हैं? वे समष्टियां पनपती हैं और विकसित होती है। वे समस्या क्या करती हैं? पनपती हैं और क्या करती हैं? विकसित होती हैं। ठीक है, अब ठीक है, वे समस्या पनपती है और विकसित होती हैं। जो विभिन्नताएं क्या करती हैं? पर्यावरण के परिस्थितियों के साथ अनुकूलन नहीं दर्शा पाती, वो क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती है। जो विभिन्नताएं पर्यावरण की परिस्थितियों के साथ अनुकूलन नहीं दर्शाती हैं, वे समष्टियां क्या होगी? वे समष्टियां क्या होगी? नष्ट हो जाती हैं। वे समष्टियां नष्ट हो जाती है। ठीक, जैसे अपने ऊपर ही अपन लेंगे, अपने अचानक सर्दी बढ़ गई है, ठीक है, अब इसके साथ अपन अनुकूलन करते हैं। जैसे ही सर्दी बड़ी बढ़िया पहन लिया अपन ने, तो जैकेट वगैरह सब कुछ, ठीक है, अपने आप को सुरक्षित कर लिया, हमने वातावरण के साथ एडजस्ट कर लिया। वातावरण को तो परिवर्तन कर नहीं सकते, कोई सर्दी हो गई है तो कुछ करे चुटकी बजाए जादू करे और गर्मी आ जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या करते हैं? पनपती हैं। हम अगर वातावरण के साथ, हमने सर्दियों को देख के अपने ऊपर जैकेट वगैरह पहन लिया, तो हम
विकसित हो गए, आराम से विकसित रह रहे हैं, रह सकते हैं। लेकिन सर्दियां बढ़ रही है ना, अपन कुछ नहीं कर रहे हैं, अनुकूलन कर ही नहीं रहे हैं, बस है जैसे जैसे एक सिंगल पीस कपड़े में अपन रहते हैं। तो कितने दिन रहोगे? ठीक है, थोड़े दिनों में आपको जुकाम लग जाएगा, फिर भी अपन एडजस्ट नहीं करेंगे, फिर वो जुकाम बढ़ता जाएगा और एट लास्ट हम क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जो विभिन्नताएं क्या करती है, वातावरण की परिस्थितियों के साथ, पर्यावरण की परिस्थितियों के साथ अनुकूलन दर्शाती है, वो तो समस्या पनपती है, विकसित होती है। जो अनुकूलन नहीं दर्शाती वो विकसित नहीं होती है। ठीक है, इन विभिन्नताओं का चयन क्या होता है? प्राकृतिक व मानव निर्मित हो सकता है। ठीक है, इन विभिन्नताओं का चयन प्राकृतिक व मानव निर्मित हो सकता है। प्राकृतिक व मानव निर्मित हो सकता है। वो क्या हो सकता है? एक तो प्राकृतिक हो सकता है, वो मानव निर्मित हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद उपार्जित लक्षण और आनुवांशिक लक्षणों की अपन चर्चा करेंगे। उपार्जित लक्षण किसे कहते हैं? ठीक है, जो जन्म के बाद हम अपन बाह्य वातावरण से प्राप्त करते हैं। और आनुवांशिक लक्षण वो होते हैं जो हमारे जन्म के साथ ही हमें उपस्थित होते हैं, जो हमें पिछली पीढ़ी से मिले हैं, जनक पीढ़ी से मिलते हैं, उन्हें आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले आप इसका। तो आनुवांशिक लक्षण और उपार्जित लक्षणों की चर्चा अपन आने वाली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।